हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों की इस वीडियो में टीयर स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है, आईएसओ 13937 पार्ट 1। इसको करते क्यों, इसका पर्पज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर किसी फटे हुए मीन्स टीयर हुए कपड़े को और ज़्यादा फाड़ने के लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता होती है उसको हम टीयर स्ट्रेंथ से देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, ठीक, इसका किसी एक साइड से फटा हुआ, जैसे यहाँ से फटा हुआ है ना। अब इसको और ज्यादा फाड़ने में कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितना फोर्स लगेगा, उसी को हम टीयर स्ट्रेंथ करते हैं। तो इसको देखो, और फाड़ने में जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को हम इस मेथड के थ्रू जानते हैं। मीन्स फटे हुए कपड़े को और ज्यादा फाड़ने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको टीयर स्ट्रेंथ कहते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए या ऑपरेटर्स, आपका टीयरिंग मशीन होना चाहिए, ठीक, उसके लिए टेम्पलेट होना चाहिए, फैब्रिक होना चाहिए, सीजर, ये सब होना चाहिए, ठीक ना। सो सैंपलिंग कैसे करते हैं उस चीज को हम आपको दिखाते हैं। हमारा कपड़ा है, सैंपलिंग में आप हमेशा अवॉइड करना सेलवेज से लगभग 15 सेंटीमीटर छोड़ के ही सैंपलिंग करना, ठीक। सैंपलिंग में 5 वार और 5 वेफ्ट सैंपल की ज़रूरत होती है, ठीक। उसकी सैंपलिंग कैसे करते हैं, डायगोनल करते हैं। उसका मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक डायग्राम है, मान लीजिए आईएस सेलवेज है आपका चल रहा है, ठीक। तो हमने बोला था डायगोनल सैंपलिंग कैसे करते हैं। हमेशा रीजन डायगोनल करने का है कि जो एक बार थ्रेड कवर हो गया वो दोबारा कवर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक वेफ्ट वार, वेफ्ट वार, वेफ्ट वार, वेफ्ट वार, वेफ्ट वार। सो 5 वेफ्ट में लिया है और 5 वार्प में। तो आप भी ऐसे सैंपलिंग करना। ये आपका डिनोट किया है 150 mm छोड़ के। सैंपलिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ना अभी आईएसओ का टेम्पलेट अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हम लोग स्पेशली एएसटीएमडी का करते हैं। तो मैंने एक जस्ट डमी टेम्पलेट बनाया है आपके रेफरेंस के लिए, इसको बनाया है एज पर आईएसओ। इसकी जो साइज होती है ना वो 100x75 होती है और यहाँ पे आपका 15x12 का नॉज रहता है। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ उसका पिक्चर। तो ये आपका टेम्पलेट का साइज हो गया, ठीक ना। इसमें आप देखेंगे 100x75 का लिया है। ये जो नाज जो कट कर रहा है ये 15 इंटू इसका है mm×12, ठीक। और नीचे से एक स्लिट कट करता है 20 mm का, तो इसका टीयरिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 43 mm बचता है। करते समय इसमें सैंपलिंग थोड़ा डिफरेंट है। मान लीजिए आप ये वेफ्ट का सैंपल कर रहे हैं, ठीक, सैंपलिंग। तो इसमें क्या रहता है, बोला गया है जो शॉर्टर डायरेक्शन है उस साइड का पहले थ्रेड निकाल के तब सैंपलिंग करते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे मार्किंग करके सैंपलिंग नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्री में बहुत लोग क्या करते हैं, अब ये आपका ये वेफ्ट का सैंपल है ना, तो इसका वार्प डायरेक्शन का थ्रेड पैरेलल निकालेंगे, उसके बाद सैंपलिंग करेंगे। तो आप ऐसे मत कर देना कि आप ऐसे हाथ से फाड़ के दिखाओ इधर, ऐसे आप हाथ से फाड़ के मत करना रीजन। ऐसे भी आपका तो धागा निकलेगा, पैरेलल हो जाएगा, देखिए निकल रहा है, ठीक, निकल तो रहा है। बट क्या रहेगा कि यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे आपका जो थ्रेड है ना उसका डिस्टोर्शन हो गया, थ्रेड इधर उधर हो गया है, तो आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। सो बेटर क्या है कि आप पहले सीजर से कट करके धागा निकालना, उसके बाद सैंपलिंग करना। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सीजर से आप ऐसे कट कर लेना, उसके बाद धागा आप निकालना। अब देखिए मैंने धागा निकालना शुरू कर दिया, धागा पूरा निकल रहा है। तो आप अपना टेम्पलेट रख लेना। ये टेम्पलेट जस्ट मैं डेमो के लिए बनाया हूँ।
अब ये जो धागा निकला है ना, इसी के एकदम पैरेलल आपको रखना है और मार्किंग करनी है। ये आपका वेफ्ट का हुआ। वेफ्ट का सैंपल जब करेंगे किसी एक शॉर्टर डायरेक्शन निकालना है, मींस शॉर्टर डायरेक्शन आपका 75 mm हुआ तो वार्प का थ्रेड हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसको आप कट करके रख लेना। हमने आपका ये वेफ्ट सैंपल रेडी कर दिया है। अब हम वार्प का रेडी करेंगे। वार्प का कैसे करेंगे, जब यहाँ से ही कट किया था आपको याद होगा। अब मान लीजिए हम वार्प का यहाँ पे करेंगे ना, तो इसका शॉर्टन डायरेक्शन ये थ्रेड होगा वेफ्ट का। तो पहले हम वेफ्ट का थ्रेड निकाल के देखेंगे अलाइन है कि नहीं है। ये अलाइन है, ये आपका अलाइन हो गया है। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट रखो और वार्प का भी सैंपलिंग कर लेना। अब इस पर आप वार्प लिख दो। सेम ऐसे आप और वार्प और वेफ्ट का डायगोनल आप कर लेना। 5 वार्प और 5 वेफ्ट का, ठीक। करने के बाद उसके कंडीशनिंग करते हैं एज पर ISO 139 प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री ±2 और ह्यूमिडिटी रहता है 65 ±4। 4 आवर्स कंडीशनिंग करने के बाद ही हमने एक वेफ्ट खा लिया है, बट आपको 5 बनाना होगा, ठीक। डायगोनल जैसे हमने दिखाया था सैंपलिंग करते हैं वैसे कट कर लेना। अब इसके बाद रहती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग से पहले आप इसमें 3-4 चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। पहला, ये जो पॉइंटर है ना, ये 0 पे है कि नहीं है, इसको ऐसे कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की जरूरत है, मार्केट में मैनुअल टियर एक आता है, ये मैनुअल टियर है। दूसरा एक आता है न्यूमेटिक, जैसे जेल सील का हुआ, वो कॉस्टली पड़ती है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट रिजल्ट दोनों सेम ही देता है ऑलमोस्ट। और दोनों का जो टेक्निकल पॉइंट है दोनों का सेम होता है, बस करने का भी अलग होता है। इसमें आपका मैनुअल में 2 डिफरेंट वैरायटी आती है। एक 6.4 kg का, ये हमारा 6.4 kg का है। ये 6.4 kg का है। दूसरा एक आता है 12.8 kg का, जब हायर जैसे GSM का कपड़ा करना रहता है टेस्टिंग, जैसे डेनिम का, तो वहाँ पे 6.4 का उतना बेटर नहीं पड़ता है, तो वहाँ 12.8 kg का टियरिंग मशीन लेने की ज़रूरत है। तो इस मशीन में क्या क्या पॉइंट पहले देखना पड़ता है। इस मशीनों में कुछ टेक्निकल पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत है। जो ये आपका जा होता है, मशीन का कुछ टेक्निकल डिटेल्स है। जैसे जा है, जा की साइज कितनी होनी चाहिए, ये लगभग 35 ±5 mm होनी चाहिए। अब यहाँ से क्लोजर में लेना, जा की जो साइज होती है ना, वो 35 ±0.5 होती है। क्लोज करके दिखाइए, देखिए, ठीक। और दूसरा जो इधर से आप साइज लेंगे वो 15 mm ±0.5 mm का रहता है, आपको दिख रहा है ना। तो क्लोज करके ही चेक करना, ओपन में चेक करेंगे तो ज़्यादा आएगा। जैसे इधर ओपन है ये ना, इधर मत चेक करना, तो क्लोज करके करना, तो 15.5 आपका आ जाएगा। और दूसरा ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपका होता है 2.5 mm का। आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे तो वर्नियर कैपल से नापते हैं, दिख रहा होगा, ऊपर से लीजिए, ये 2.5 mm का गैप होना चाहिए उसमें। और दूसरा जो इसमें देखना पड़ता है ना, ये जो क्लैंप है और ये जो एक्सिस है, एक्सिस यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होता है, लोग आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक मीन्स यहाँ का एंगल कितना होता है, वो होता है 27.5, ठीक। और पूछते हैं कि क्लैंप से टॉप क्लैंप, यहाँ से टॉप क्लैंप से लेके ये ध्रुव का आपका डिस्टेंस कितना होता है, वो लगभग होता है 104 mm। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से उठाना, यहाँ पे देखो 103 104 आ रहा है,
ठीक ना। ये 2 पॉइंट यहाँ पे उठा के पूछते हैं कि क्लैंप से लेके एक्सिस का डिस्टेंस 104 mm और क्लैंप से लेके एक्सिस का एंगल पूछते हैं 27 mm होता है। कुछ चीज़ें हमने आपको मशीन के बारे में बता दिया। आप टेस्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ें नोट करना पड़ता है, जैसे कि आपका पॉइंटर 0 पे आ रहा है कि नहीं। ठीक, ये 0 पे आ रहा है, एक आपका वेरिफिकेशन हो गया। टेस्टिंग से पहले कुछ वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं। दूसरा आपका स्लिट कटिंग करेंगे। आप A4 पेपर में पेपर लेके कट कर लेना, पेपर लेके स्लिट करना, कट चेक कर लेना। में हम एक स्लिट ऐसे कट करेंगे, इसको निकाल के चेक करेंगे 20 mm है कि नहीं है। कर लिया है स्लिट, अब इसको हम चेक करेंगे 20 mm है कि नहीं है। ये हमारा 20 mm है, ये हमारा वेरिफिकेशन ठीक है। ठीक, हमने लगाया है 3200 ग्राम्स का लोड, तो उसके साथ आपका एक आएगा 3200 ग्राम का लोड। इसको लगाने पे 50% रीडिंग दिखना चाहिए। सो इसको हम क्लैंप करते हैं। आपके दूसरे अगर मॉडल की मशीन है तो उसमें ये प्रोसेस करने का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये हम 3200 का लगाएं, क्योंकि यहाँ 3200 का लगाए हैं। अब इसको हम पेंडुलम रिलीज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखने का तरीका कैसे होता है, थोड़ा पीछे जाइए बताता हूँ उनको। अब ये देखने का तरीका ना, ये जो पॉइंटर है और आपके आइस का एंगल 90 डिग्री को होना चाहिए, तभी सही आएगा। ये आ रहा है आपका 51, मीन्स आपके तीनों वेरिफिकेशन सही हो गए। आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट वेरिफिकेशन था पॉइंटर 0 होना चाहिए, दूसरा स्लिट कट, तीसरा डेड वेट का 50% चेक करना चाहिए। अगर आप लोड यहाँ पे 1600 ग्राम का लगाए हैं तो उसको लिए 1600 ग्राम का आपको चेक करना है, लगा के 50% चेक करना। अगर 6400 का लगाए हैं तो 6400 का लोड लगा के 50% चेक करना है। ये तो रही मशीनों के बारे में डिटेल्स। अब कंडीशनिंग होने के बाद आपको टेस्टिंग करना है। हम वाट का क्लैंप कर रहे हैं। आप जो क्लैंप करोगे उसको अपने रिपोर्ट में प्रॉपर मेंटेन करना। क्लैंप करने के बाद आपका स्लिट कट करना है। अब देखो, हम स्लिट जो कट किए ना, बता रहे थे कि टीयरिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए 43 mm, तो हमने यहाँ तक तो कट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर नापोगे ना 43 mm होना चाहिए टीयरिंग डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं। मशीन को कट करने के बाद रिलीज करना है। आपका रीडिंग जो आया 50, इसमें हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 3200 का लोड लगाया था। 32 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका रीडिंग आएगी ग्राम फोर्स में, लेकिन ये ISO का स्टैंडर्ड है तो न्यूटन में लोग रिपोर्ट करते हैं। आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। अब जैसे यहाँ पे आया था 50 इंटू 32 कर देंगे, आ रहा है 1600 ग्राम फोर्स। इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करके रिपोर्ट कर देना। अब एक बात आती है ना, इसमें सेल आपका लोड चेंज कब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टेस्टिंग किया और उसकी रेशियो होती है 15% टू 90, 15% से 95%। मीन्स अगर यही टेस्टिंग हम किए होते, ये पॉइंटर आपका 15% से नीचे आया होता, तो ये लोड चेंज करके लोअर लोड में जाते हैं। मीन्स अभी हम लगाए थे 3200 का, तो हमें 1600 का लगाना था, मीन्स 1600 का लगाना चाहिए। अगर टेस्टिंग करने के बाद यही हमारा 85% से ऊपर जा रहा था पॉइंटर, तो ये लोड हम निकाल के 6400 का लोड लगाते, ठीक ना। तो ये आपका रेशियो हो गया कि लोड रेंज कब हम चेंज करते हैं, उसका क्या यूनिट है। इसका रखा गया है 15% से लेके 85%। तो एक मैंने ये ओवरव्यू आपको कवर कर दिया है टीयरिंग स्टैंड ISO 13937 के बारे में कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेक्स्ट जरूर करना, मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेरी का आंसर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।